हेलो गाइस, मैं उसार सर। मैं सदिया हूं। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताग्रहों से वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है हाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल चेंज इंडिया। तो देखते हैं क्या नई पॉलिसी है इंडिया में, फिर देते हैं रिएक्शन। ब्रिक्स जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज के ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की लिटरेसी रेट सबसे खराब है। इंटरनेशनल पीसा टेस्ट रीडिंग एंड साइंस एबिलिटी के बेसिस पर कंडक्टेड टेस्ट में 74 पार्टिसिपेंट कंट्रीज में इंडिया सेकंड लास्ट रैंक पर था और इंडियन स्टूडेंट्स का हायर स्टडी एनरोलमेंट रेट तक चाइना के मुकाबले आधा है। बट इट सीम्स अभी आगे ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और इन्हीं ह्यूमिलिएटिंग प्रॉब्लम से निपटने के लिए भारत सरकार ने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया था, जिसे ऑलरेडी मैंने बाय द वे इस वीडियो में कवर किया था। लेकिन मैंने ये देखा कि आज भी कई लोगों को ये पॉलिसी अच्छे से क्लियर नहीं है। काफी वीडियोस इस पर बने हैं, लेकिन कोई भी वीडियो आपको एनईपी प्रोस्पेक्टस में रिटन प्रैक्टिकल चेंजेस क्या होने वाले हैं ये नहीं बता रहा। और इसीलिए इस पॉलिसी को एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। एंड गेस व्हाट, इस टॉपिक पर रिसर्च करते वक्त जब मैंने एनईपी प्रोस्पेक्टस को इन डेप्थ पढ़ा, तब मुझे यह पता चला कि ये नया करिकुलम तो हमारे इंडियन रूट से जुड़ा हुआ है। अब काफी कम लोग ये जानते होंगे, बट एनईपी में इंप्लीमेंट होने वाले नए सिलेबस और स्ट्रक्चर का इंस्पिरेशन एंशिएंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम से लिया गया है, जिसका मेंशन एनईपी के प्रोस्पेक्टस में कई सारी जगहों पर भी हुआ है। एंड गवर्नमेंट इज प्रीटी सीरियस अबाउट दिस, और इसीलिए उन्होंने इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन बजट अलॉट किया है, व्हिच इज 6% ऑफ जीडीपी। सो चेंजेस एक्सप्लेन करने से पहले ये समझ लो कि ये एनईपी मेजरली गवर्नमेंट स्कूल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जहां पर इंडिया के हर इकोनॉमिक क्लासेस पढ़ाई करने जाते। एंड ऑफ कोर्स ये सेंट्रल और स्टेट बोर्ड वाले प्राइवेट स्कूल्स में भी एप्लीकेबल हो गई, बट इसमें प्रीडोमिनेंटली काफी सारे चेंजेस जो किए गए हैं वो पब्लिक स्कूल्स को ध्यान में रखकर किए गए। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स के पुराने स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके उनकी जगह पर नए मल्टी डाइवर्स एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल इन ऑल एक प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम। आज तक चले आ रहे ऐसे 10+2 एजुकेशन सिस्टम को अब 5+3+3+4 के नए स्टेज मॉडल में ट्रांसफॉर्म किया गया है, जिसमें पहले 5 साल प्री स्कूल से सेकेंड ग्रेड तक का फाउंडेशनल स्टेज होगा, यानी कि प्ले ग्रुप, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड तक। अगले 3+3 साल ग्रेड 3rd से 5th और ग्रेड 6 से 8 तक होगा, जिसे प्रिपेरेटरी या मिडिल स्टेज कहा जाएगा, और आखिरी स्टेज सेकेंडरी ग्रेड 9 से लेकर 12 तक का होगा। अब इस करिकुलम के पहले स्टेज यानी कि फाउंडेशनल स्टेज से अगर शुरुआत करें तो इसमें पहले 3 साल प्री स्कूल है, जिसे विद्या प्रवेश का भी नाम दिया गया है। अब इस स्टेज में जो सबसे मेजर चेंज आया ना, वो ये है कि इससे पहले इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स में टॉय बेस्ड प्ले ग्रुप बिल्कुल भी नहीं था, और अक्सर जूनियर केजी में बस बेसिक कम्युनिकेशन जैसे अल्फाबेट्स, नंबर वगैरह ही सिखाए जाते थे। लेकिन न्यू फॉर्मेट में प्री स्कूल के फर्स्ट ईयर से ही टॉय बेस्ड लर्निंग शुरू हो जाएगा, और इसमें भी गवर्नमेंट ने एंशिएंट इंडियन गेम्स जैसे चॉपर्ड, स्नेक्स एंड लैडर, लूडो को बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया है, जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक ब्रेन कॉग्निशन और स्ट्रेटेजाइजिंग एबिलिटी भी इंप्रूव होगी। अब इन गेम्स में थोड़ा और डिटेल में जाते हुए प्ले ग्रुप सेक्शन में सिंपल पजल्स और पैटर्न ट्रेसिंग बेस्ड ब्रेन टिकलिंग एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया गया है। इससे बच्चों में प्रैक्टिकल नॉलेज, क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी डेवलप होगा। सो बेसिकली इस लेवल पर गवर्नमेंट ने प्री स्कूल में सारे टेक्स्ट बुक्स को हटाकर फिजिकल टॉयज पर ज्यादा फोकस किया है, और ये जितने भी गेम्स, टॉयज और आगे जितने भी चैप्टर्स मैंने मेंशन किए हैं वो सारे एनईपी 2020 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिए गए। ये चेंजेस आने वाले हैं। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड की। इनमें मेजर चेंजेस ये हुए हैं कि अब से बच्चों को 6th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही सिखाया जाएगा। मतलब फर्स्ट से ही आर्ट्स एंड म्यूजिक, लैंग्वेजेस, मैथ, साइंस और ऐसे सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटी, स्पोर्ट्स एंड वोकेशनल एजुकेशन, टोटल 8 सब्जेक्ट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बेसिक लेवल पर पढ़ाए जाएंगे। और अगर दूसरे स्टेज की बात करूं, यानी कि 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड के प्रेपरेटरी स्टेज की, तो इसमें टीचिंग स्टाइल पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। तो देखो, ये आपने भी अपने स्कूल लाइफ में बिल्कुल एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी टीचर बस पढ़ाते जाती है और आपको समझ में घंटा कुछ नहीं आ रहा होता। एक्चुअली ये सभी की प्रॉब्लम है, बिकॉज़ यहां पर बच्चे गुड लिसनर्स तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें लाइफ में कभी
क्वेश्चंस पूछना नहीं आता। और इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अब इस पॉलिसी में इंटरैक्टिव लर्निंग के जरिए पढ़ाया जाएगा। मतलब सिलेबस को अब ऐसे डिजाइन किया गया है कि लेसन्स और पोएम क्वेश्चन और आंसर्स के फॉर्म में फ्रेम्ड है। इसका एग्जांपल एनईपी बुक में एक सिंपल से पोएम से बताया गया है, जिसमें पहले टीचर्स ये बोलेगी और उसका जवाब स्टूडेंट्स अगला पार्ट बोल कर देंगे। इनफैक्ट थर्ड स्टैंडर्ड से ही 3 लैंग्वेजेस भी ऐड होंगी। पहली उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, दूसरी इंग्लिश और तीसरी इन दोनों को छोड़कर कोई भी इंडियन लैंग्वेज स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं। एंड माइंड यू, ये लैंग्वेज 12th तक रहेंगी। अब अगर यहां पर देखा जाए ना फ्रेंड्स, तो हमारे करिकुलम में शुरू से ही इंग्लिश इंक्लूडेड है, लेकिन इंडिया में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 67% प्रोफेशनल्स जैसे इंजीनियर्स को इंग्लिश आती ही नहीं है। आज की तारीख में इंग्लिश हमारे करियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फ्लुएंट इंग्लिश आपके प्रोफेशनल करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। तो अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं पर शब्दों की कमी से डरते हैं, तो देखो, प्रैक्टिस के बिना सिर्फ वीडियो या किताब से आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। इसके लिए रियल लोगों के साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन अगर यहां पर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए आपकी लाइफ में लोग नहीं है, तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो कैम्बली पर। कैम्बली पर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ प्राइवेट और ग्रुप क्लासेस ले सकते हैं। ग्रुप क्लासेस में आप अपने जैसे दूसरे कंट्रीज के 2 और स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली मैनर में इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी कैम्बली अपने ग्रुप क्लासेस पर 60% तक का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी दे रहा है। अगर आप मेरा कूपन कोड GSF999 यूज करते हो तो आपको 1 मंथ की ग्रुप क्लासेस मिलेगी सिर्फ 999 रुपीज में, और उसकी एक्चुअल प्राइस है 2378 रुपीज। एंड ये ऑफर सिर्फ 1 मंथ के लिए ही वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दी है, अभी साइन अप करो और अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर दो एंड स्टार्ट बैगिंग न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज। अब लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। अब इन सारे चेंजेस के अलावा इस स्टेज में 3 सबसे मेजर चेंजेस ये है कि पहला, मैथ्स को जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर आर्ट एंड क्राफ्ट की मदद से पढ़ाया जाएगा। जैसे क्राफ्ट पेपर को जब हम 90 डिग्री कट करते हैं, तब उसके कॉर्नर्स को जोड़कर हमें एक 360 डिग्री का सर्कल मिलता है। दूसरा, बच्चों को कल्चरल रूट से जोड़ने के लिए पंचतंत्र जैसे एंशिएंट स्टोरी बुक्स को भी सिलेबस का पार्ट बनाया जाएगा। इससे बच्चों के मॉरल वैल्यूज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज यानी मिडिल स्टेज। सो मिडिल स्टेज, जिसमें 6th ग्रेड से लेकर 8th ग्रेड तक के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड होंगे, इसमें गवर्नमेंट ने ना काफी यूनिक अप्रोच इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि पहले वोकेशनल कोर्सेज सिर्फ 11 से 12 स्टैंडर्ड में ही ऑप्ट कर सकते थे, और शायद इसके बारे में भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। बट इस पॉलिसी में सीधा 6th स्टैंडर्ड से ही वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करके 8th स्टैंडर्ड तक मैंडेटरी इंक्लूडेड ही रखा गया है। एंड यू वोंट बिलीव, गवर्नमेंट ने एनईपी में 6th स्टैंडर्ड से ही इन कोर्सेज में इंटर्नशिप भी कंपलसरी कर दिया है। अब वोकेशनल कोर्सेज में एआई, ब्यूटी वेलनेस, मास मीडिया और ऐसे ही रियल वर्ल्ड में काम आने वाले स्किल्स एम्बेडेड किए गए हैं, और इनकी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी मोस्टली स्कूल्स के अंदर ही होगी। लेकिन इसमें अगर किसी सेक्टर, लेट्स से ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंटर्नशिप हो, तो लोकल बिजनेसेस की भी मदद ली जा सकती है। अब इससे हम इंडियंस का स्किल डेवलपमेंट एक यंग एज से ही काफी ज्यादा एडवांस्ड होने लग जाएगा। आज के तारीख में बात ऐसी है ना फ्रेंड्स कि सिर्फ 5% इंडियंस ही वोकेशनल कोर्सेज चूज करते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल से काफी पीछे है। अमेरिका में फॉर एग्जांपल 50% लोग, जर्मनी में 50%, साउथ अफ्रीका में 97% लोग ये कोर्सेज में एनरोल होते हैं, और इससे उन्हें किसी भी सेक्टर में उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब मिलने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की, जो कि 4 सालों का है, 9th ग्रेड से 12th ग्रेड तक। ये करिकुलम स्ट्रक्चर का लास्ट स्टेज है। इसमें 9th स्टैंडर्ड से ही बोर्ड्स को सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया गया है, जैसे कॉलेजेस में होता है। इससे मेनली 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर बच्चों से कम हो। सो बेसिकली इन्होंने 9th से 12th को पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर दिया है, और यहाँ थ्रू आउट द कोर्स 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ 2 स्किल बेस्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, एक आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस वाला सब्जेक्ट इंक्लूडेड हो। अब आज तक क्या होता था, 10th के बाद बच्चों को 3 फील्ड्स, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस में से एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता था। बट इस करिकुलम में कोई हार्ड फास्ट सेपरेशन नहीं होगा। इस 4 साल के पूरे कोर्स में ऐसे टोटल 16 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से स्टूडेंट्स अपना मनचाहा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। मतलब अब वो फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट यानी हमारे रेगुलर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे और स्किल बेस्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, फिर भी आपको बोर्ड्स में पास कर दिया जाएगा, व्हिच मींस आपके नेचुरल टैलेंट पर, नेचुरल इंटरेस्ट पर अब फोकस किया जाएगा, ना कि आपकी थियोरेटिकल नॉलेज पर। अब फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये एनईपी कैसे एंशिएंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम पर आधारित है। सो इसे समझने के लिए ना आइए देखते हैं गवर्नमेंट ने इसके क्या 3 खास प्रूफ
प्रूफ्स दिए हैं। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि 1820 में ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस मुंड्रो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में एक सर्वे किया था, जिसके बाद ये उनके खुद के शब्द थे कि वहां पर ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां पर स्कूल्स नहीं थे। ये वही दौर था जब ब्रिटेन की लिटरेसी रेट सिर्फ 40% की थी। उस सर्वेज में यह भी मेंशन था कि गुरुकुल्स में हर किसी को सीखने का मौका मिलता था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। आज भले इंडिया में फ्री एजुकेशन के लिए मांग होती रहती है, लेकिन उस दौरान गुरुकुल कल्चर में बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। तब स्टूडेंट्स को एक मिनिमल फीस भरनी पड़ती थी। जैसे उस टाइम के मद्रास रीजन की करेंसी 7 पगोडास जितनी कम फीस लेकर पूरे साल भर वहां पर बच्चों को गुरुकुल्स में पढ़ाया जाता था। और तो और ये स्कूल्स बिना किसी पॉलिटिकल ग्रांट के चलते थे, क्योंकि इसका एक रीजन ये भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इतना हाई नहीं होता था, क्योंकि मास्टर जी किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के स्कूल्स को कंडक्ट कर सकते थे। अब उस वक्त के गुरुकुल बेस्ड लर्निंग में और लागू किए जाने वाले एनईपी में कुछ बहुत ही खास सिमिलैरिटीज है। वो ये है, सबसे पहला एग्जाम्पल बेस्ड एजुकेशन। गुरुकुल्स में प्रत्यक्ष अनुभव या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवा के सिखाया जाता था। समझो अगर किसी स्टूडेंट को फॉरेस्ट या नेचर के बारे में पढ़ना होगा, तो उनके गुरु उन्हें जंगलों में लेकर जाते थे और उन्हें सारे पेड़ पौधों के लाइव एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे। और ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज के कारण स्टूडेंट्स बड़े से छोटे सारे प्रकार के पेड़ पौधों का अनुमान लगा पाते थे। ऐसी ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग थ्रू आउट एनईपी में भी इंप्लीमेंटेड है, जैसे टॉय बेस्ड लर्निंग फॉर एग्जाम्पल, और आर्ट से मैथ सिखाना, और ऐसे ही अन्य और एप्लीकेशंस होंगे। अब सिमिलैरिटी का दूसरा प्रूफ है डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स। नाउ यू वोंट बिलीव, उस दौरान गुरुकुल में काफी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स का चॉइस था, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, और ऐसे 18 वोकेशनल कोर्सेज थे। और जैसे आप लोग ने जाना, एनईपी के मॉडल के हिसाब से 6 स्टैंडर्ड से ही 16 डिफरेंट वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूड कर दिए जाएंगे। मतलब बच्चों के पास अपने इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने का मौका होगा। अब तीसरे प्रूफ की अगर हम बात करें तो वो है इंटरैक्टिव लर्निंग। गुरुकुल सिस्टम का एक मेजर यूएसपी था क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड लर्निंग। गुरु और उनके स्टूडेंट्स के बीच इंटरैक्शन बढ़ाने के लिए डिबेट्स रखे जाते थे। इनफैक्ट इसके बेसिस पर ही स्टूडेंट्स को मेरिट और डीमेरिट मिलती थी। बेसिकली उस वक्त डिबेट्स में तर्क वितर्क करना एग्जाम देने के बराबर था। और एनईपी में भी कहीं ना कहीं यही पैटर्न प्रिपरेटरी स्टेज से ही डिफरेंट चैप्टर्स और पोएम्स के जरिए लागू किया गया। अब इन तीनों के अलावा भी एनईपी और गुरुकुल में कई सारे सिमिलैरिटीज है, जिसे पूरी तरीके से मैं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कवर नहीं कर पाया हूं, बट आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। एंड यस, मैंने इस वीडियो में मोस्टली स्ट्रक्चरल चेंजेस पर ही ज्यादा फोकस किया है, बट एनईपी के अंडर सिलेबस भी काफी चेंज हुआ है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में काफी पोर्शन थ्रू आउट स्टैंडर्ड्स ऐड हुए हैं, जिसमें मगध ग्रीक रिलेशंस, रिलीजियस फिलॉसफीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देश के कोने कोने से फॉरगॉटन फ्रीडम फाइटर्स के भी किस्से इंक्लूड किए गए हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंस समझे, इसीलिए 6 चैप्टर्स भी ऐड किए गए हैं, जिसमें तो जेपी मूवमेंट जैसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के बारे में भी बताया गया। और इस पूरे सिलेबस का बच्चों को डिजिटल एक्सेस हो, इसीलिए स्वयं, दीक्षा और ई पाठशाला जैसे ई पोर्टल्स पर भी बुक्स और लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। सो ओवरऑल इस पॉलिसी के थ्रू इंडियन एजुकेशन को हमारे रूट से जोड़ा गया है, वो भी 21st सेंचुरी में लगने वाले सारे स्किल्स को ध्यान में रखते हुए। इनका मेन मोटो यही है कि जहां पर स्टूडेंट्स प्रेशराइज होकर पढ़ाई ना करें, वो खुशी से आकर पढ़ने बैठे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। एनईपी के इंप्लीमेंटेशन को लेकर गवर्नमेंट 2025 का टारगेट बना रही है, लेकिन इतने बड़े चेंजेस इतने मैसिव लेवल पर इतनी जल्दी लागू करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए अब तक सिर्फ 2 ही स्टेट्स, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ही मेजर इंप्लीमेंटेशन दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इंडिया की ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया भर में कब तक लागू होगी? कमेंट्स में लिखना अपना ओपिनियन। बट इस वक्त ना इंडिया में कुछ ऐसे भी इंसर्जेंट्स हैं जो इंडिया को भागों में बांटना चाहते हैं, और इन्हीं को अब क्रश करने हमारे एनएसए अजीत डोवल सर ने एक प्लान बनाया। इस टॉपिक को मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है कि कैसे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया अपनी चाल खेल रहा है। इसी के साथ ही अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, नया जानने मिला, लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना, ताकि आगे आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी भी ना मिस करो। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, गौरव जी ठाकुर आईडी है मेरा, वहां पर भी आप अपडेटेड रह सकते हो। See you next time guys, as always stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद। तो हो गई रुखसार भाई खत्म। बहुत ही दिलचस्प और नॉलेज भरी वीडियो थी इस भाई ने बनाई है, जो इंडिया का तालीम का निज़ाम है। तो काफ़ी वीडियो थी तालीम का निज़ाम जो चेंज किया गया है या उस पर काम किया गया है, जो ये भाई साहब ने प्रॉपर वीडियो बनाई है कि भाई इंडिया का हर जो बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO लग चुका है या बड़ी फर्म पर
जैसे यूट्यूब पर का वज़ीर है जो CEO है वो इंडियन है। तो इसी वजह से है कि जो इंडिया का तलीम का म्यार है ना वो भी कमाल है भाई, कमाल। हमारे और उनके तलीम का जो म्यार है ना बहुत फर्क है। क्या फर्क है? मैं तो कहता हूँ जो कंपेयर ही नहीं कर सकते, कंपेयर कर ही नहीं सकते इंडिया के निज़ाम। मैं अब हमारा जो अपडेट हुआ ना, जो हमारा सिलेबस अपडेट हुआ है, मेरे ख्याल में 2000 का चल रहा है, अगर मैं गलत नहीं है ना। 2000 से पहले का अपडेट नहीं, उसके बाद अपडेट नहीं किया गया। वही पुरानी घसी पीटी मसावात, वही पुराना घसा पीटा तरीका, वही पुराने बुक्स। 2000 से भी पहले मेरा ख्याल में 99 का चल रहा अभी तक निज़ाम हमारे पाकिस्तान में। तो क्या खाक हम सीखेंगे? और जो इन्होंने ये मॉडिफाई किया है ना अपना एजुकेशन का निज़ाम, कि बच्चों को जो टैलेंट होगा ना, मुझे रुखसार भाई फेल नहीं किया जाएगा, या टैलेंट को मिलाकर उनको पास कर दिया जाएगा। मुझे सबसे जो अच्छा निज़ाम लगा है ना हमें, ये मैंने ना एक वीडियो देखी थी जो जापान में जो बच्चे लेवल से जो होता है ना कि उसका ज़हन किताबों पर डालोगे, उस पर माइंड पर वो किताबों का जोर होगा तो वो नहीं पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट जो बच्चा होता है ना वो खेल कूद के अच्छे ज़हन से या ज्यादा सीखता है। ये मैंने ऐसे स्कूल जापान में देखे थे। जापान में मैंने सुना है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, कि पहले 4-5 साल तो पढ़ाई नहीं जाता, खिलाया खेल कूद में रखा जाता है। खेल कूद में उनका माइंड जब तक स्ट्रांग होगा ना उस वक्त वो पढ़ सकते हैं यार। खेल कूद में उतना कुछ सीख जाते हैं कि वो इतना हमारे जो है ना 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी नहीं पता होगा, इतना वो खेल कूद में सीख जाते हैं। खेल कूद में जल्दी बच्चा सीखता है, और ये स्ट्रेटजी जो है, यही तरीकाकार आप इंडिया अपना। अच्छा भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं यही बात कह रहा था कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया यार। ये को यूरोप में ये तकरीबन हर मुल्क में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें तकरीबन निज़ाम ऐसे चल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चला है या इस तरफ पर ये चल रहा है। अच्छा एक बात और, उनका जो पुराना तलीम का निज़ाम वो बता रहे थे ना मेरे भाई, वो भी ऐसा ही था भाई, प्रैक्टिकल था। देखें जितना आप पढ़ेंगे उसे प्रैक्टिकल करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको उसके बारे में तजर्बा होगा। सारी बात जब तजर्बा होगा तो इल्म का फ़ायदा होगा ना। तो प्रैक्टिकल लाजमी होता है। आज भी अगर इतनी जदीद तालीम हो जाती है तो उसके मुताबिक भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइव जाकर दिखाया जाए, उसे करवाया जाए, तब वो नॉलेज ज्यादा इजाफा देगा और ज्यादा फायदा क्या कहते हैं भाई। आज तो हमें पता चल चुका है कि पहले तो हम मानते थे कि तलीम पर वो जोर दे रहे हैं, हम वीडियो देखते थे, तलीम का निज़ाम जो है वो अपग्रेड किया है कि अच्छा निज़ाम है। जो आज भाई साहब ने वीडियो दिखाई है कि जो उन्होंने अपना निज़ाम चेंज किया है, मैं कहता हूँ आउट क्लास भाई। ऐसा निज़ाम पाकिस्तान को मिले ना, या ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले यार, पाकिस्तान के सीईओ जो यूट्यूब पर बन सकते भाई गुलजार यकीन करें 10th क्लास में जाके पता चला था कि ये कोई केमिकल भी होते हैं, सब बुक्स में नाम सुना था, वो भी हमें डायरेक्ट जाके प्रैक्टिकल नहीं करवाया गया, टीचर्स ने करवाया था कुछ, वो भी बेसिक से 2-3 प्रैक्टिकल करवाया गया। और हम जब प्रैक्टिकल देने गए थे तो यकीन करें हमने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म ही नहीं किया था। ये सब एक फॉर्मेलिटी होती है, सिखाई कुछ नहीं जाएगा, फॉर्मेलिटी होती है, उधर सिखाएंगे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और वो कह रहे हैं कि हम जो है ना 4th ईयर यानी कि 14वीं क्लास के 15वीं क्लास के बच्चों को जो सिखाया जाता है वो हम 6th क्लास के बच्चों को करेंगे। मतलब वो डाइवर्ट कर रहे हैं, वो लेकर आ रहे हैं, नीचे शिफ्ट कर रहे हैं हर चीज़ें। और साथ साथ खेल कूद, ये चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगी है कि बच्चों खेल कूद में ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए भी इंडिया आगे जा रहा है। सारी बात वो तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल है और उसका एजुकेशन सिस्टम भी मॉडिफाइड होना चाहिए, मॉडिफाइड हुआ भी है, कर भी रहे हैं, और ये और ज़्यादा बढ़ेंगे तो हमें भी अपना एजुकेशन सिस्टम जो है मॉडिफाइड करना होगा। हमें नफरतें छोड़ कर आगे बढ़ना होगा, पढ़ना होगा, बस बात नहीं। ऐसा निज़ाम होना चाहिए, इंडिया में ऐसा निज़ाम है, उसकी हम कॉपी कर लें कि भाई जैसे वो तरक्की कर रहे हैं वो ऐसी निज़ाम लेकर आ जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नई वीडियो में, नए डाउट साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।